हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। और आप सभी लोगों की डिमांड के अनुसार इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे और ग्रेविटेशन का काफी पार्ट है जो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप सभी लोगों को कि ये चैप्टर ना सिर्फ 11th क्लास में आपसे पूछा जाएगा बल्कि 12th क्लास में भी। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है, वहां जितने भी फॉर्मूले आप यूज करोगे सारे ग्रेविटेशन के जैसे ही फॉर्मूले होंगे, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले। ठीक है, तो 11वीं में तो इसका इंपॉर्टेंस है, 11वीं में तो यूज आएगा ही भाई, क्योंकि सवाल आएंगे ग्रेविटेशन से हमारे फाइनल एग्जाम में। साथ ही साथ 12th क्लास में भी हमें बहुत सारे चैप्टर को समझने में हेल्प भी करेगा ये पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ग्रेविटेशन का लॉ क्या होता है, सबसे पहले यहां से कहानी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन फील्ड की इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल और उसके अलावा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसके बाद पार्ट 2 चालू होगा ग्रेविटेशन का, जिसमें हम प्लैनेट की मोशन को पढ़ेंगे कि किसी सन के अबाउट प्लैनेट कैसे मूव कर रहे हैं, है ना। देखो कितनी बढ़िया बात है, हमारी धरती में कोई फ्यूल तो डला नहीं हुआ है, कोई पेट्रोल तो डला नहीं हुआ है, कोई डीजल नहीं डला हुआ है कि जिसकी वजह से रोटेट कर रही है ना। कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से सन के अबाउट ही अपने आप रोटेट कर रही है और एक फिक्स एक पर्टिकुलर फिक्स दूरी पे ये क्या कर रही है बेटा, चक्कर काटती जा रही है। वो खैर लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, प्लैनेटरी मोशन या सैटेलाइट की किसी प्लैनेट के चारों तरफ मोशन, जैसे मून अर्थ के चारों तरफ कर रहा है, राइट। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और चैप्टर को करते हैं शुरू बेटा। सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्विकली हम लोग जल्दी से इस चीज को कवर करेंगे, ग्रेविटेशन के लॉ को। उसका एक छोटा सा कारण है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है ही नहीं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी है। इससे पहले कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करूं, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों ने एप्पल के गिरने की बात सुनी होगी कि एप्पल गिरता हुआ देखा न्यूटन ने, तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अर्थ जो है हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो वो स्टडी करने लग गए इस चीज के। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चीजों की स्टडी उन्होंने कर ली इस पर्टिकुलर संदर्भ में, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। उसके अलावा उन्होंने देखा कि जब हर चीज अर्थ पे गिर रही तो मून जो है वो भी तो एक मास ही है, वो क्यों अर्थ पे नहीं गिर जाता, है ना। तो यहां से वो प्लैनेटरी मोशन को भी कंसीडर करने लग गए और प्लैनेटरी मोशन को भी उन्होंने स्टडी किया। तो न्यूटन ने बेसिकली सारी अपनी कैलकुलेशंस को कवर करते हुए, सारी चीजों को अच्छे से डिराइव करते हुए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने जो दिया, अब ये लॉ है, इसे मैं भी चेंज नहीं कर सकता, आप भी चेंज नहीं कर सकते, न्यूटन ने दिया और ये बिल्कुल एकदम सही काम करता, राइट। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने बोला कि जो बॉडीज है ना जिनमें मास है, वो बॉडीज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगी। सबसे पहली स्टेटमेंट कि कोई भी बॉडी हो जिसमें मास है, वो बॉडी दूसरी किसी बॉडी को जिसमें मास है उसको अट्रैक्ट करेगी। दो बॉडी हो जिनमें मास हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सोचो कितना प्यारा लॉ है, दो बॉडीज बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और वो भी जब वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाती हैं। जितना फोर्स ये बॉडी इस पे लगाएगी उतना ही फोर्स ये बॉडी इस पे लगाएगी, ठीक है। अब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड न्यूटन ने कहा कि जो ये फोर्स लगता है तो बॉडीज के बीच में, ये प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडीज के मास पे। मतलब कि लेट्स से मैं दो बॉडीज यहां कंसीडर कर रहा हूं, दो पॉइंट मास में कंसीडर कर रहा हूं। पहले का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, ठीक है। मैंने माना कि ये दो बॉडीज r दूरी पर हैं, दो पॉइंट मास जो हैं वो r दूरी पे रखे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब जब ये दोनों r दूरी पे है ना, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, पहली वाली बॉडी दूसरी वाली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी और दूसरी वाली बॉडी पहली वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी ना। तो जब दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी तो कुछ फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होता है दोनों ही मासेस के मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के। इसे हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। समझाऊंगा अभी ये क्या है। सबसे पहले आप ये समझो, सबसे पहले आप ये समझिए, क्या समझना है आपको कि बेटा ये दूरी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का। इसका मतलब यह है कि अगर दूरी ज्यादा होगी दो मासेस के बीच की तो फोर्स कम होगा। दूरी को आप बढ़ाते जाओ फोर्स घटता जाएगा, दूरी को आप घटाते जाओ फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इस इनवर्स स्क्वायर लॉ की मैं बात करूंगा जब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब इस टर्म को दोबारा मैं यूज करूंगा। अभी इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, तो ये बात हो गई बेटा हमारे पास कि दो मासेस है, उनके बीच में फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, वो प्रोपोर्शनल है इसके और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके।
इस लॉ को हम कंबाइन करते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। और जब मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे। G जो है इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो G आ गया। G का मतलब क्या है? G जो है बेटा वो एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अच्छा, यूनिवर्सल क्यों बोला मैंने? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी तो बोल सकता था, है ना। जैसे अभी तक आपने जो भी कांस्टेंट पढ़े होंगे उनमें बहुत सारे कांस्टेंट है जिनके आगे यूनिवर्सल नहीं लगता। यूनिवर्सल का मतलब ये कि बेटा जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती और कहीं भी चेंज नहीं होती है। ये ना मीडियम पे डिपेंड करता है, ना किसी किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। आप धरती पे जी की वैल्यू देखोगे तो भी वही आएगी, आप चांद पे जाके देखोगे वो भी तो भी वही आएगा, आप किसी के दिल में घुस के देखोगे तो भी जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसको फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, जी की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब सुनना, इसकी यूनिट क्या होगी? अगर आप जी की यूनिट यहां से निकालना चाहें, ठीक है, तो जी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा यूनिट निकालने के लिए। तो उसके लिए आपको आर स्क्वायर को इधर ले जाना पड़ेगा और M1 M2 को नीचे लाना पड़ेगा। मतलब मैं एक बार फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला बनेगा FR² अपॉन M1 M2। ठीक है, अब आप ऐसा ही यूनिट लिख सकते हो, बहुत पूछा जाता है स्पेशली 11वीं के जो अपने एग्जाम होते हैं उनमें। फोर्स की यूनिट होती है, F क्या है? फोर्स बिटवीन टू मास। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। आर क्या है? दोनों के बीच की दूरी। दूरी की ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास, यानी कि मास का स्क्वायर। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये जी का फॉर्मूला मैंने बनाया है उस यूनिट को लिखने के लिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहीं से बनेगा जी का फॉर्मूला। ठीक है, जिसका भी फॉर्मूला बनाना होता है, जिसकी भी यूनिट बनानी होती है, फॉर्मूला लिख लो उसका और बाकी चीजों के ऐसा यूनिट लिख दो जो आपको पता है। ठीक है, अच्छा, ये जो फोर्स है इसके बारे में कुछ और बातें मैं करूंगा, कुछ थ्योरी भी लिखेंगे हम लोग। हमें अभी तक ये पता चला है कि ये जो फोर्स लग रहा है दो मासेस के बीच में, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा फोर्स है ये? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, यहां तक की बात बेटा सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। 2 पॉइंट मास है, उनके बीच का जो फोर्स है इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम फोर्स की थोड़ी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात हो रही है। अगर मैं फोर्स के किसकी बात करूं? डायरेक्शन की, तो मैं अगेन बेटा 2 पॉइंट मास ले रहा हूं M1 और इससे दूसरा मास ले रहा हूं R दूरी पे अगेन M2। ठीक है, अब जो फोर्स की डायरेक्शन होती है ना, सुनना ध्यान से, फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो बेटा अट्रैक्शन के नेचर से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको मैं मास 1 बोल रहा हूं, इसको मैं मास 2 बोल रहा हूं। ठीक है, फोर्स ऑन मास M1 ड्यू टू M2। ठीक है, M1 के कारण सॉरी M2 के कारण M2 पे जो फोर्स लग रहा है, मैंने क्या लिखा? फोर्स ऑन मास M1 ड्यू टू M2। M1 पे M2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो बताना है हमें। ठीक है, बिल्कुल बता देंगे भाई, हमें पता है ये 2 मास है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो यही लगेगा, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। 2 मास के बीच का फोर्स तो लिखना आता है हमें। 2 मास एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे, जितना फोर्स ये मास इस पे लगाएगा ना उतना ही ये भी इस पे लगाएगा और उसकी वैल्यू बराबर होगी। दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे ना, इतना तो जमता है अपन को। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन पे चर्चा कर लेते हैं भाई। डायरेक्शन पे क्या चर्चा करनी है? मुझे देखना है M1 पे मास M2 के कारण, तो किस पे मास, किस पे फोर्स देखना है मुझे? M1 पे देखना है। किसके कारण देखना है? जो फोर्स लगा रहा है ना, आप वही मास बन जाओ। किसके कारण फोर्स देखना है M1 पे? M2 के कारण। तो जिसके कारण देखना है या जो फोर्स लगा रहा है वो बन जाओ। अगर मैं मान लो M2 हूं, है ना, तो मुझे देखना है कि मैं M1 पे कितना फोर्स लगा रहा हूं और किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। तो मेरे पास बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आ गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब मेरे को देखना है कि मैं फोर्स जो इस पे लगा रहा हूं उसकी डायरेक्शन क्या होगी। भाई जो मास है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है ना, तो मतलब अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ जब खींचता है तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर लाइन के अलोंग खींच सकता है, वो होता है अलोंग लाइन जॉइनिंग टू मासेस।
तो फोर्स की डायरेक्शन जो होती है, लिख लेना बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो हमेशा होती है बेटा अलोंग लाइन जॉइनिंग टू मासेस। ठीक है, जो दो मासेस को जोड़ने वाली या कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, उस लाइन के अलोंग होगा फोर्स। ठीक है, तो दोनों मासेस को जोड़ने वाली लाइन है ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, डैश्ड लाइन दिख रही है, तो जो फोर्स होगा वो भी इसी लाइन के अलोंग होगा। अब अगर ये मास इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है तो सिर्फ इसी लाइन के अलोंग खींच सकता है। अब तो डायरेक्शन डिफाइन होगी, मतलब इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये क्या है बेटा, ये है m1 पे फोर्स ड्यू टू m2। कौन से फोर्स की डायरेक्शन है ये m1 पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है, जो कौन लगा रहा है, m2। ठीक है, अब सेम काम हम यहां से देखते हैं। अगर मैं लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू m1, है ना बेटा। समझ आपको सब कुछ आएगा, आपको बस ध्यान से सुनना एक एक बात को। पॉइंट में सारे लिखवाऊंगा, पेपर में कुछ भी बाहर नहीं आएगा अपना यहां से। ठीक है, फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू m1 देखना है मुझे, मतलब m2 पे कितना फोर्स लगेगा और कौन कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, m1 के कारण। ठीक है, तो ये m1 है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दो मासेस के बीच का बेटा सेम ही रहता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे बराबर ही फोर्स लगाएंगे, बहुत बढ़िया बात है तो, है ना। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, कई बच्चे प्रेडिक्ट कर चुके होंगे कि m1 जो है वो m2 को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में जितने भी मास हैं वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी है। कहीं भी दो मास दिख जाएं, याद रखना एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरे में मास है, मैं इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूं और सेम फोर्स से ये पेन भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। सुनना ध्यान से, मैं क्योंकि अरे भाई मेरे में मास है, इस पेन में मास है, तो मैं इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूं और सेम पर्टिकुलर फोर्स से ये पेन भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बट वो फोर्स बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं या मूव नहीं कर रहे हैं। खैर वो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अभी डायरेक्शन पे आ जाते हैं। अगर ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा तो अलोंग द लाइन ज्वाइन ही कर सकता है। अब अगर अट्रैक्शन का फोर्स है तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इधर लगना चाहिए। भाई m1 m2 को अपनी तरफ खींचना चाहता है, वो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो इधर की तरफ ही खींचेगा। खींचना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है और वो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो इधर की तरफ ही फोर्स लगेगा। तो ये जो मैंने तीर का निशान दिखाया F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये अपन बोल देते हैं F21, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F12 क्या है, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू मास m2, और F21 क्या है, F21 है फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू मास m1। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक, अच्छा, ये छोटी छोटी बातें हमें पता चल गई। हमें फोर्स की डायरेक्शन भी लिखनी आ गई ना सभी लोगों को, कि भाई दो मासेस है, उनके बीच में फोर्स ऐसे ऐसे लिखा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हमेशा जो ये फोर्स रहेगा वो किसका रहेगा बेटा, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का रहेगा, बस ये याद रखना है। एक मास है, दूसरा मास दिख रहा है, दूसरे मास को अपनी तरफ ही खींचेगा एक मास, और सेम फोर्स से दूसरा मास भी मुझे या पहले मास को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, तो यहां से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में ड्रॉ कर पा रहा हूं। क्या ड्रॉ कर पा रहा हूं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, पहली चीज वो अट्रैक्शन का फोर्स है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दूसरी चीज ये दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो 1 पे राइट में लग रहा है और 2 पे लेफ्ट में लग रहा है, तो दो मास एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं, बट वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर पहले पे राइट में लग रहा है तो दूसरे पे लेफ्ट में लगेगा, पहले पे लेफ्ट में लग रहा है दूसरे पे राइट में लगेगा, ऐसा। इसे हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर भी फॉर्म करता है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार आप लोगों को एक बार वेक्टर फॉर्म में भी मैं इसे लिख के दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग अपना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पे आ जाएंगे दो एग्जांपल्स करके। यहां तक की बात समझ में आई है ना, फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू m2, फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू m1, बस मास तो फोर्स तो सेम ही रहेगा, दोनों एक दूसरे पे जो लगाएंगे बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, तो यहाँ इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाया है कि एक्शन रिएक्शन पेयर को बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, मैं एक बारी आपको वेक्टर फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूं
खैर यार, वेक्टर फॉर्म में बताने का एक आसान तरीका है, एक बिल्कुल ऐसा तरीका है कि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपको दिखा सकता हूं इसको। अगर आपको वेक्टर्स आते हो तो ही इस चीज को समझने का फायदा है। खैर मैं बिल्कुल बेसिक वे में समझाना चाहता हूं आप लोगों को, सुनना ध्यान से, कि अगर 2 पॉइंट मास है, देखो ठीक है, ये m1 है और ये m2 है, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं मैं, ठीक है। m2 के रिस्पेक्ट में या m1 के रिस्पेक्ट में m2 किसी दूरी पर है, यानी कि अगर मैं m1 पे खड़ा होकर देख रहा हूं तो m2 एक पॉइंट पे रखा हुआ है कहीं ना कहीं, तो मेरे रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन होगी m2 की। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिट कर लूं, मैं m1 पे खड़ा हो जाऊं तो मैं बोलूंगा m2 मेरे राइट में है। अगर मैं m1 पे खड़ा हो जाऊं तो मैं बोलूंगा m2 मेरे राइट में है, यानी कि m2 की कोई पोजीशन है, यानी कि m2 का एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया जा सकता है। क्या ड्रॉ किया जा सकता है बेटा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से, कि m1 के रिस्पेक्ट में m2 की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर। अरे m1 के रिस्पेक्ट में m2 की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर कौन? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ मैं बहुत स्पेसिफिक पॉइंट में बात करूंगा और आपको इन बातों को समझना है बेटे, ठीक है। ये मैथ्स है और ये मैथ्स पूछी जाती है, ठीक। मैं ये देखना चाहता हूं कि फोर्स बता दो वेक्टर फॉर्म में। क्या बेटा? वेक्टर फॉर्म लिख लो, यहां पे आप लोग हेडिंग भी डाल लो, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब अपन लोग वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। अभी तो हमने सिंपल मैग्नीट्यूड देखा, डायरेक्शन लिख ली, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्या था। डायरेक्शन हमेशा जहां पे मास रखा हुआ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। खैर सीख लेते हैं और कैसे, ठीक भाई। हमने कहा कि फोर्स निकालो आप m2 पे ड्यू टू m1। अब इसके ना वेक्टर फॉर्म में, किसमें? वेक्टर फॉर्म में। अब इसके ना बेटा कुछ तरीके हैं, कुछ पर्टिकुलर मेथड है, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स को मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, सुनो ध्यान से। मेरे को क्या करना है, पहले मेरे को प्रॉब्लम को समझना है। प्रॉब्लम क्या है? m2 पे m1 के कारण फोर्स लिखना, वो भी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है भैया। आप m1 पे जाके बैठ जाओ, बैठ गए, ठीक है। अब फोर्स किस पे लग रहा है? फोर्स लग रहा है m2 पे, और m2 पे फोर्स लिखना है मुझे, कितना है, वो भी वेक्टर फॉर्म में। तो जिस पे फोर्स लग रहा है ना, उस पे फोर्स लिखना है। उसको छोड़ के दूसरे वाले मास पे जाके बैठ जाओ, या जो मास फोर्स लगा रहा है उस पे जाके बैठ जाओ। पहले भी ऐसे ही कर रहे थे हम लोग, जो मास फोर्स लगा रहा है उस पे जाके बैठ गए हम। तो मेरे रिस्पेक्ट में m2 किधर है? राइट में, तो मैंने राइट में इसकी पोजीशन बता दी और इसको कह दिया मैंने r वेक्टर। r वेक्टर क्या है बेटा? r वेक्टर वो वेक्टर है जिसका हेड उधर है जिस पे फोर्स लग रहा है। किस मास पे फोर्स लग रहा है? m2 पे। किस मास पे फोर्स लग रहा है? लिख लो यार यहां पे, हेड ऑफ r वेक्टर इज टुवर्ड्स मास on which we wish to find force, ठीक है। जिस पे हम फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं उस मास की तरफ है आर वेक्टर का हेड। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो हमने बना दिया आर वेक्टर का हेड। अब मुझे चेक करना है कि मैं अगर एक मास हूं तो मैं दूसरे मास को क्या करूंगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग अट्रैक्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? इसको मैंने बोल दिया F21, सिंपल सी बात, राइट। अच्छा, अब मुझे इस F21 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्या करना है? वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं लिखूंगा F21 वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब वेक्टर को लिखने के लिए मुझे दो तरीके आने चाहिए। मुझे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उस वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैग्नीट्यूड तो पता है मुझे, दोनों मासेस के बीच का जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही सिंपल है लिखना भाई, बहुत ही ज्यादा सिंपल है रे भाई। देखो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा है मैंने भाई, दोनों के बीच की, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये जो मास है ना, इसकी दूरी को प्रेजेंट करने वाला पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, अरे हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? उसकी लेंथ को देख के। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दिया। अब साथ में मुझे लिखना पड़ेगा माइनस आर कैप। क्यों माइनस आर कैप? क्योंकि जो फोर्स है ना वो लग रहा है लेफ्ट में
और आर वेक्टर है राइट में। देखो फोर्स लग रहा है लेफ्ट में और आर वेक्टर जा रहा है राइट में, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आर वेक्टर मुझे पता है तो आर कैप में लिख सकता हूं। कैप कैसे निकालते हैं? वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का भाग दे दो। अरे आर कैप को आप कैसे लिख सकते हो? आर कैप को आप लिख सकते हो आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हो ना, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने यहां पे माइनस साइन को आगे लिया, ठीक है, और मैंने लिखा माइनस जी m1 m2 अपॉन आर वेक्टर का मॉड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर किया, साथ में इसको लिख दिया आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मॉड। और ये फॉर्मूला बन गया अपने पास में, देखो आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और आर वेक्टर का मॉड, आर वेक्टर के मॉड का क्यूब हो गया, है ना। तो ये बन गया माइनस जी m1 m2 अपॉन आर वेक्टर के मॉड का क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है भाई साहब, ये फॉर्मूला है किसका? वेक्टर फॉर्म में दो मासेस के बीच के फोर्स का। ठीक है, ये वैसे बहुत ज्यादा काम नहीं आता टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट बस सिलेबस में तो सीखना तो पड़ेगा ही। ठीक है भाई, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो दूसरे चार्ज पे पहले चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है, वो फोर्स जो दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये तो बेटा मैग्नीट्यूड है, जी एक कांस्टेंट है, मास एक नंबर है, मास एक नंबर है, और ये दूरी का मैग्नीट्यूड ये भी एक नंबर है। तो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। ये वाला वेक्टर जो है ना, इस वाले वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आगे माइनस लगा हुआ है तो, और वो तो हमें डायग्राम से पता भी चल रहा है। आर वेक्टर का हेड अगर उस मास की तरफ होगा जिस मास पे फोर्स निकालना है, तो उस मास पे फोर्स तो बेटा मास की तरफ लगेगा, इस वाले मास की तरफ। आर वेक्टर इधर है, फोर्स इधर है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड सिंपल एज दैट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहां पे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है बेटा मास 1 के रिस्पेक्ट में मास 2 का पोजीशन वेक्टर। क्या है? मास 1 के रिस्पेक्ट में मास 2 का पोजीशन वेक्टर। ये आपको ऐसे मिलेगा 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये सब चीजें आई एम होपिंग कि आपने वेक्टर तो पता होगा यार। अब यहां पहुंच गए तो वेक्टर तो पढ़ के ही आए होगे ना। और जब बोल रहे हो कि मतलब हमें सब कुछ आता है और हमें मतलब पता ही है सारी चीजें, खैर छोड़ो, ठीक है यार, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वेक्टर फॉर्म भी लिख लिया हमने। ये जो फोर्स है ये क्या कर रहा है? ये आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है जो मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को, ये आपको पता होने चाहिए। क्या पॉइंट्स हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो फ्यू पॉइंट्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लो आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, टेढ़ा जा रहा है ना थोड़ा थोड़ा, चलो कोई नहीं, बट फिर भी लिख ही लो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो बेटा पहला पॉइंट अपन लोगों को लिखना है। क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट ये है कि इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। पता है तुम्हें, जो बातें मैंने बताई ना, बस उसी को लिखना है आप लोगों को। अट्रैक्टिव इन नेचर मतलब कि ये स्वभाव में अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक है, दूसरा पॉइंट सोच सकते हो, इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। ये भी बता दिया मैंने आपको, है ना, ये भी मैंने प्रूव करके दिखाया, बराबर मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन। अरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ा होगा, वहां पे एक्शन रिएक्शन पेयर बताते हैं हम लोग, है ना। तो दो पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट है जो आपका आएगा बेटा किससे? वर्क पावर एनर्जी से निकल के आएगा। तीसरा पॉइंट है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आपको पता है सभी लोगों को ना प्यारे बच्चों, सभी को पता है ये बात। ऐसा फोर्स जिसका एक साइकिल में वर्क 0 वो कंजर्वेटिव होता है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट, इट इज
अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल का मतलब क्या होता है बेटा? सेंट्रल का मतलब होता है, सुन लो ध्यान से, एक ऐसा फोर्स है जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट होगा। सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पोजीशन वेक्टर होता है ना उसकी डायरेक्शन में हो या उसके ऑपोजिट हो, मतलब उस लाइन के अलोंग होते हैं, पोजीशन वेक्टर की लाइन के अलोंग होते हैं फोर्स, उनको हम कहते हैं सेंटर फोर्स। यानी कि सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो आर वेक्टर के अलोंग या उसके ऑपोजिट हो। अब ये आर वेक्टर के ऑपोजिट होता है ना, तो बस सेंट्रल फोर्स है। ये प्यारी प्यारी बात है। ये कोई पूछ ले कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो भैया यही है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको बता सकते हैं। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई सभी लोगों को? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। भाई ये क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल सी कहानी है, और जो कहानी है उसको बेटा समझना पड़ेगा अपन लोगों को। यार मैंने अभी तक जो बातें की है ना वो सिर्फ 2 पॉइंट मास के लिए की है। मतलब कि अगर आपको 2 पॉइंट मास पता हो तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो? आप डेफिनेटली उन दोनों मासेस के बीच का फोर्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास तो बहुत सारे मास हैं, तो उन सभी के बीच का फोर्स कैसे निकालोगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। बताओ कौन से पे निकालना है? बताओ कौन से पे निकालना है? चलो अपन ना M1 पे फोर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? M1 पे टोटल फोर्स निकालते हैं। मतलब फाइंड नेट फोर्स ऑन M1 पे लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, अब उसके लिए हमें मासेस चाहिए होंगी और दूरियां चाहिए होंगी। चलो दूरियां भी मैं लिख देता हूं, आप लोगों को लिख के बता देता हूं। जो ये दूरी है इसको मैं R12 बोल रहा हूं, इस दूरी को मैं R13 बोल रहा हूं, और इस दूरी को मैं R14 बोल रहा हूं। ठीक है भाई, M1 एक मास है जो एक ऐसी जगह पे है स्पेस में जहां पे 3 और मास है, और सारी दुनिया को भूल जाओ, नेग्लेक्ट कर दो। तो M1 एक मास है जिसके आसपास 3 और मास हैं। मुझे निकालना है M1 पे लगने वाला फोर्स। तो भाई M1 पे कौन फोर्स लगाएगा? भाई किसी बॉडी पे कौन फोर्स लगाता है? उसके आसपास जो भी मास है सब फोर्स लगाएंगे। तो M3 भी लगाएगा मेरे बेटे, M2 भी लगाएगा M1 पे फोर्स, और M4 भी लगाएगा M1 के ऊपर फोर्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। अब जो फोर्स, सुनना ध्यान से, M3 लगा रहा है, M3 क्या करेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं सिर्फ M3 का M1 पे फोर्स देखूं, क्योंकि मुझे 2 का ही आता है यार, फॉर्मूला 2 का ही पता है, एक साथ सबका फॉर्मूला नहीं पता मुझे कि 4 मास हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा, 5 मास होंगे तो ये फॉर्मूला काम करेगा, 8 मास होंगे तो ये फॉर्मूला काम करेगा ना। ऐसा कोई अपने पास में अभी तक फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं कहूं आप लोगों से कि M3 का M1 पे फोर्स लिखना है, क्या कहूं मैं? M3 का M1 पे फोर्स लिखना है, तो आप कहोगे सर M3 एक मास है, वो M1 को अलोंग द लाइन जॉइनिंग क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मैं कहूं M2 का M1 पे फोर्स लिखो, तो M2 क्या करेगा? M2 M1 को अपनी अलोंग द लाइन जॉइनिंग अट्रैक्ट करेगा, तो इधर अट्रैक्ट कर रहा है ना। और M4 जो है उसका कहूं कि M1 पे फोर्स किधर लगाएगा, तो आप कहोगे सर वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये भी अट्रैक्ट करेगा ना। ऐसा समझो यार कि एक इंसान है और उसके साथ में 3 इंसान हैं, तो तीनों इंसान उस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल। तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इस पे नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं F13, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। इसको मैं कह देता हूं F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको मैं कह देता हूं F14, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। ठीक है, अब जो नेट फोर्स होगा ना M1 पे, F नेट, है ना, वो बेटा निकलेगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज 3 फोर्सेस। तो मैं लिख दूंगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। अब मैं ये तो उम्मीद कर सकता हूं कि अगर 3 वेक्टर दिए हों एक पॉइंट पे एक्ट करते हुए, तो आप उन तीनों वेक्टर का क्या कर सकते हो? रिजल्टेंट निकाल सकते हो, रेजोल्यूशन कर सकते हो उनको एक्स और वाई में, और रेजोल्यूशन करके आप लोग क्या कर सकते हो? उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो।
तो जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स क्या होगा बेटा, वो नेट फोर्स जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब के वेक्टर सम का रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी मास पे वो होगा वेक्टर सम का रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। मतलब कोई भी एक मास है, अगर वो रखा हुआ है, उसके आसपास मान लो n नंबर ऑफ मास रखे हुए हैं, तो वो n नंबर ऑफ मास इस मास को अपनी तरफ अलोंग द लाइन जॉइनिंग अट्रैक्ट करेंगे, और इस मास पे नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो सभी मासेस के वेक्टर सम का रिजल्टेंट होगा मेरे बेटे। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? बहुत सारे सवाल इस पे एनसीईआरटी में भी हैं, मैं भी कुछ सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इसी लेक्चर में। ठीक है, तो बेटा ये थी छोटी सी थ्योरी। किसकी छोटी सी थ्योरी थी? ये छोटी सी थ्योरी थी बेटा ग्रेविटेशन के लॉ की, है ना। बिल्कुल बेसिक सी बात थी, और इतना ही ग्रेविटेशन के लॉ में पूछा जाता है। कुछ बेसिक सवाल है वो हम लोग जरूर करेंगे बेटा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम लोगों को चर्चा करनी है ग्रेविटेशनल फील्ड की, है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट चीज भी है बेटा, सही में ये पढ़ने लायक चीज है। ठीक है, ये बहुत काम आएगी अभी आगे। अभी अर्थ का जब ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग निकालेंगे, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज है जो हमारे लिए ऑलरेडी यूज करने हैं हमें, उन फॉर्मूलाज को हम डायरेक्ट याद रखेंगे। उनका डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, नॉट दैट तो छोड़ो, इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उनके फॉर्मूलाज होंगे, और उन फॉर्मूलाज को याद रख के हम अर्थ जो है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? सुनना ध्यान से यार, अगर मैं कहूं आप लोगों से, सुनना ध्यान से, कि यहां पे एक मास रखा हुआ है जिसका नाम है कैपिटल M, जिसका नाम क्या है? कैपिटल M। ठीक है, अच्छा, इस मास से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। सुन लो ध्यान से, इस मास से स्मॉल r दूरी पर अगर मैं कोई मास रख दूं, मान लो m, स्मॉल m मास का रख दिया मैंने, क्या रख दिया? स्मॉल m मास रख दिया। वो कैपिटल M है, स्मॉल m है। अगर मैंने यहां पे स्मॉल m मास रख दिया है जिसका खुद का अभी इफेक्ट नहीं है कोई, अभी बताऊंगा और आगे भी क्या चीजें, ठीक है, इसको हम टेस्ट मास बोलते हैं, बट ठीक है कोई नहीं। एक मैंने यहां पे मास रख दिया, ठीक है, तो ये वाला मास इस पे तुरंत फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। जैसे मैंने यहां मास रख दिया तो ये वाला मास इस पे तुरंत की तुरंत फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अच्छा, और जैसे मैं हटा लूं, जैसे मैं इसे हटा लूं तो क्या होगा? तो क्या कोई इफेक्ट यहां पे रहेगा या नहीं रहेगा? सोच के देखो। मतलब ऐसा क्या है इस पॉइंट पे कि जैसे ही मैं मास लाता हूं तो वो खिंचना चालू हो जाता है इसकी तरफ। मतलब ये वाला जो मास है इसने कोई इफेक्ट छोड़ा हुआ है अपने आसपास, इसने अपने आसपास कोई इफेक्ट छोड़ा हुआ है कि जिसमें मैं कभी भी मास को रख दूं तो वो मास इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सोच के देखो, इस मास ने अपने चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है, कुछ तो क्रिएट किया हुआ है। इस मास ने अपने चारों तरफ ऐसी कोई तो कुछ तो क्रिएट किया हुआ है मेरे बच्चे, कि इस मास के चारों तरफ मैं कहीं पे भी कोई भी मास ला के रखता हूं तो इसकी तरफ खींचने लग जाएगा। हटा लिया तो देखो अब मास ही नहीं है, और ग्रेविटेशन के लिए दो बॉडी मिनिमम जरूरी है। अरे अट्रैक्शन बिना किसी दूसरे के कैसे हो जाएगा? तुम्हें हुआ है क्या कभी जीवन में? अट्रैक्शन के लिए कोई दूसरा भी तो चाहिए, कोई दूसरी भी तो चाहिए, कुछ तो चाहिए भाई। सेम लॉ है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है ना। अगर हमें एक मास पता है कैपिटल M, ठीक है, और हमें यह पता है कि मैं इसके चारों तरफ कोई भी मास ले जाऊं तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल होगा ना, होगा या नहीं होगा? हाँ, मतलब इस मास ने अपने चारों तरफ कोई इफेक्ट क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, हमें दिख नहीं रहा है बट क्रिएट कर रखा है कि किसी भी पॉइंट पे मैं मास को लाके रख दूं वो इसकी तरफ खींचेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि यहां पे मास लाके रखूंगा तभी ये मास को खींचना स्टार्ट करेगा, नहीं, वो इफेक्ट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो एग्जिस्ट कर रहा है इफेक्ट, बट फोर्स मास पे तब लगेगा जब वो मास खुद यहां आएगा। मतलब अगर मुझे इस मास का इफेक्ट फील करना है कि ये मास कितना स्ट्रांग है, तो मुझे किसी पॉइंट पे जाना पड़ेगा, इसके नियर जाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूं, मेरा मास मान लो स्मॉल m है, मैं इस पॉइंट पे खड़ा होता हूं तो मुझे इसकी तरफ फोर्स फील होने लग जाता है, मैं निकल लेता हूं इसकी तरफ। समझे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कि हर एक मास अपने चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट करके रखता है, जिस इफेक्ट में अगर कोई दूसरा मास आ गया तो उसको फोर्स फील होता है, और इस इफेक्ट को ही हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। सिंपल एज दैट। ईच एंड एवरी मास इन दिस होल यूनिवर्स, no, each and every single mass in this whole universe has created its effect, in which when some another mass is placed,
feels a force towards the mass and this is called gravitational field। ठीक है, सिंपल है एकदम। इसे हम ई से डिनोट करेंगे, किससे? ई से, ई से दिखाएंगे इसे हम, कैपिटल ई से। कई जगह पे इसे डायरेक्ट जी से दिखा देते हैं, वो खैर अलग बात है, बट ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग अलग चीजें, मैथमेटिकली एक हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हर एक मास का अपने चारों तरफ एक इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट में अगर कोई और मास आ जाए तो उसको मास को तुरंत फील होने लग जाता फोर्स, है ना। अगर मेरे को इस मास का क्या करना है बेटा? फील करना है। क्या फील करना है? मेरे को इस मास का स्ट्रेंथ फील करना है, स्ट्रेंथ कि कितना पावरफुल मास है। मैं इसके पास जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरे पे कितना फोर्स लग रहा है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है किसी भी पॉइंट पे, है ना, देखो यहां अलग होगी, यहां अलग होगी, यहां अलग होगी, ठीक है। वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है कि आप एक पर्टिकुलर मास लेके जाओ, मतलब अगर आपको फील करनी है ना किसी दूसरे मास की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो आप एक मास लेके जाओ, किसी आर दूरी पे रखो और चेक करो कि इस मास पे फोर्स कितना लग रहा है। क्या चेक करो? कि इस मास पे फोर्स कितना लग रहा है। तो आप देखो कि फोर्स कितना लग रहा है मास के ऊपर और डिवाइड कर दो उसे उसी मास से जिस मास को आप लेके गए हो। समझे क्या कह रहा हूं? आपको इस मास की, चलो मैं अपने आप को एग्जांपल लेता हूं, मुझे इस मास की आर दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चेक करनी है। क्या चेक करनी है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कहेंगे। क्या भी कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सुनना ध्यान से। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मुझे आर दूरी पे चेक करनी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा? सुनो ध्यान से। मैं खुद, मेरा मास क्या है? स्मॉल एम। मैं आर दूरी पे जाके बैठ जाऊंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि मेरे ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। तो भाई मेरा मास स्मॉल एम है, मेरा मास स्मॉल एम है, ठीक है, इधर मास कैपिटल एम है, तो मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यही फोर्स लग रहा है। अरे दो मास के बीच में ही तो फोर्स लगता है, तो मैंने चेक कर लिया मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और मैं अपने ही मास से इस फोर्स को डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा मास कितना है? स्मॉल एम, तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसल आउट हो गया और अपने पास में किसी आर दूरी पे किसी पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ गई। कितनी? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स के फॉर्मूले में से एम हटा दो, बस फोर्स के फॉर्मूले से एक एम हटा दो, ठीक है। ये जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर क्या है? ये एक कैपिटल एम मास के कारण आर दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ये क्या है बेटा? ये है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ड्यू टू मास कैपिटल एम एंड एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है। किसी आर डिस्टेंस पे कैपिटल एम मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। कितनी होगी? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल है एकदम, ठीक है। अच्छा, ये देखो बेटा दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूरी जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। इस मास के कारण किसी आर दूरी पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखनी है, तो हमने कैसे निकाली थी? पहले एक मास लेके आए थे, उस पे फोर्स चेक किया और उसी मास से डिवाइड कर दिया, तो इस मास की आर दूरी पे स्ट्रेंथ आ गई कि अगर मुझसे आर दूरी पे कोई मास आएगा तो मैं उस मास को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हूं? डिवाइडेड बाय उसी मास का मास या उसी बॉडी का मास, ठीक है। तो मेरे को पता चल जाएगा मेरी आर दूरी पे स्ट्रेंथ क्या है। तो इस एम मास की आर दूरी पे स्ट्रेंथ क्या है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर है। कितनी है बेटा? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। कितनी है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल है एकदम। क्या है ये? सबको समझ में आ गया? अच्छा, समझ में आ गया ना? क्लियर एकदम, ठीक है। याद रखने की कोशिश करना ये सारी की सारी जो चीजें लिखी हुई है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसको मैंने लिखा है ना, कैसे लिखा? कि किसी आर दूरी पे कोई मास पे जो फोर्स लग रहा है उसी मास के या उसी बॉडी के मास से मैंने उस फोर्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मान लो किसी पॉइंट पे, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे इस पॉइंट पे, मतलब एक यहां पे मास है कैपिटल एम, यहां पे मास है कैपिटल एम,
इस कैपिटल एम से आर दूरी पे आपको पता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ई, आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, ई है, और आप निकाल भी सकते हो Gm/r² से। अब मैंने ये कहा कि एक पॉइंट मास ले जाते हो आप यहाँ पे स्मॉल एम, तो इस स्मॉल एम पे फोर्स कितना लगेगा, मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पता है, क्या पता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पता है, और आप उस किसी मास को उस स्ट्रेंथ में ले जाते हैं या उस फील्ड में ले जाते हैं, तो उस मास पे कितना फोर्स लगेगा। देखो यहां पे जो ई होगा वो होगा फोर्स ऑन मास डिवाइडेड बाय एम, मास का खुद का मास, तो फोर्स जो लगेगा इस मास पे वो हो जाएगा एम ई, कितना हो जाएगा बेटा, एम ई, यानी कि ये क्या है मास, ये है मास m, और ये E क्या है, E है ग्रेविटेशनल फील्ड। किसका ग्रेविटेशनल फील्ड है मुझे नहीं पता, बस इसका नहीं है जो मास यहां लिखा हुआ है, किसी इसका भी हो सकता है, किसी और मास का ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, बट इसका नहीं है जो यहां लिखा हुआ है। यानी कि अगर आपको किसी मास को किसी फील्ड में ले जाना है और आपसे पूछा जाए कि इस मास पे अभी फोर्स कितना है, जैसे मैं हूं, मुझे ये चेक करना है कि मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो मेरा मास m मान लेता हूं मैं, स्मॉल m, तो मैं किसी फील्ड में जा रहा हूं जहां पे इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है E, तो मेरे फोर्स लगेगा एम ई, मेरा मास इंटू जिस स्ट्रेंथ में गया हूं उसकी स्ट्रेंथ, मेरा मास इंटू जिस फील्ड में गया हूं उसकी स्ट्रेंथ, ये लगेगा मेरे ऊपर फोर्स। तो जब स्ट्रेंथ दी गई हो और मास पता हो, तो उस मास पे उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा m इंटू ई, अगर स्ट्रेंथ पता हो तो। और अगर स्ट्रेंथ आपको निकालनी हो तो वही सेम ही फॉर्मूला से डिराइव किया है, बस मेरे वर्ड समझने आने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये होगा अपने पास में बेटा किसी पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है Gm/r²। अच्छा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसे, देखो ध्यान से मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने कोई पॉइंट मास कैपिटल M रखा हुआ है और इससे r दूरी पे अपन को यहां कोई पॉइंट दिया, हमसे कहा कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखो वेक्टर फॉर्म में, तो मैं कहूंगा कि किस पॉइंट पे लिखना है, इस पॉइंट पे, तो जिसके कारण लिखना है उस पे जाके बैठ जाओ, उससे जाके पॉइंट की तरफ एक r वेक्टर बना दो। r वेक्टर क्या है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है मास के रिस्पेक्ट में, जिस मास का फील्ड चेक कर रहा हूं ना उस मास पे जाके बैठ जाओ और उससे पॉइंट की तरफ एक r वेक्टर बना दो, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो होगी मास की तरफ, ठीक है, क्या होगी बेटा, मास की तरफ होगी, क्योंकि देखो यहां फॉर्मूला देखो, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो फील्ड जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा फोर्स के प्रोपोर्शनल है, मास तो कांस्टेंट है, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, या ऐसा मान लो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में फील्ड है। अरे दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस मास पे इधर की तरफ फोर्स लगता, अगर यहां मास होता तो ये वाला मास कैपिटल है, इसके कारण r दूरी पे स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो मैंने यहां पे मास रखा। अब उस मास पे फोर्स किधर लगेगा, उधर की तरफ ही लगेगा, वो वाला मास इस मास को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस मास के कारण यहां इंटेंसिटी भी इधर ही होगी, मतलब जो स्ट्रेंथ है वो भी इधर होगी, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी इधर की तरफ होगी, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, यानी कि ई की डायरेक्शन जो होती है वो ऑपोजिट टू आर वेक्टर होती है, क्योंकि फोर्स भी आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में था। अगर मैं दूसरे मास पे पहले मास के कारण फोर्स देख रहा हूं, तो मैं पहले मास पे जाके बैठा, मैंने दूसरे मास की तरफ आर वेक्टर बनाया, बट दूसरे मास पे फोर्स मेरी तरफ है, तो आर वेक्टर मेरे से दूर और फोर्स मेरी तरफ, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, सेम काम यहां हो रहा है, आर वेक्टर मेरे से दूर और स्ट्रेंथ मेरी तरफ, तो जो ई है वो भी आर वेक्टर के क्या होती है बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ये बस बताने वाली बातें टुवर्ड्स द मास होती है, हमेशा लिख देना और तो कुछ नहीं, मतलब स्ट्रेंथ जो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मास, अरे जिस मास के कारण देख रहे हो उसकी तरफ होगी बस। और क्योंकि ये एक क्या है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए बेटा ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है, ठीक है, यहां लिख देता हूं इट फॉलोज, जैसा भी फोर्स का बताया था ना सेम काम इसका है,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करती है, ये फॉलो करती है भाई, बिल्कुल करती है, ठीक है ना। चलो एनीवेज एक लाइन खींचता हूं, यहां पर एक छोटा सा सवाल करवाता हूं, है ना। कल सवाल क्या है पहले सुन लो, देख लो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि मेरे पास कुछ पॉइंट मास है, क्या कह रहा हूं, मेरे पास कुछ पॉइंट मास है, सुन लो ध्यान से। पहला जो पॉइंट मास है बेटा वो ये रहा, ठीक है, और इसका मास मैं मान लेता हूं m1। दूसरा पॉइंट मास है मेरे पास ये रहा, इसका मास मैं मान लेता हूं m2। और तीसरा जो पॉइंट मास है उसका मैं मास मान लेता हूं, यहां पे मेरे पास तीसरा पॉइंट मास है कोई, यहां मान लेता हूं ये है m3, ठीक है, क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, यहां पे कहीं एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी, सभी मासेस के कारण। तो पहले मैंने इसको इससे मिलाया, पहले मास को इसको मैंने कहा दूरी को r1, इसको इससे मिलाया, इस दूरी को कहा r2, इसको इससे मिलाया, दूरी को कहा r3, ठीक है, ठीक है। चलो अब सुनना ध्यान से, m1 के कारण इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ कहां होगी, टुवर्ड्स द मास, लिखी हुई ये लाइन टुवर्ड्स द मास, ठीक है। m2 के कारण कहां होगी, टुवर्ड्स द मास, और m3 के कारण कहां होगी, टुवर्ड्स द मास, ठीक है। इसको मैंने E1 कहा, इसको मैंने E2 कहा, इसको मैंने E3 कहा। जो इस पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी होगी वो होगी वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। मतलब E1 की वैल्यू क्या है, gm1 अपॉन r1 का स्क्वायर, किसी भी r दूरी पे कितनी होती है भाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, gm अपॉन r स्क्वायर। तो m1 के कारण कितनी हो जाएगी r1 दूरी पे, gm1 अपॉन r1 स्क्वायर। m2 के कारण कितनी हो जाएगी, gm2 अपॉन r2 स्क्वायर। m3 के कारण कितनी हो जाएगी, gm3 अपॉन r3 स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गए बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटीज। अब तीनों के कंपोनेंट वगैरह करूंगा, एक्स वाई में एंगल पता होंगे मेरे को, एंगल के जानकारी जरूरी है ना, आप एनसीईआरटी में देखोगे सवाल भी मिलेंगे और आप ट्राई करना जरूर, ठीक है। हम एक पूरा लेक्चर लेंगे जिसमें एनसीईआरटी के सवाल वगैरह हम लोग करवाएंगे, बट हाँ कॉन्सेप्ट जो है बेटा आपको एकदम पिन पॉइंट एकदम बढ़िया से क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए आप लोगों को और अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो यहां तक की बात तो मेरे बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक। अब यार हमारे सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे। किसकी बातें करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बातें करेंगे। बहुत मतलब बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, सुनना ध्यान से। पहले हम लोग बोल देते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है E, ठीक है, E का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर्स, ड्यू टू स्फीयर्स, ठीक है, स्फीयर्स के कारण। बेटा इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, आपको फॉर्मूला आना चाहिए और उसे यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अब यार स्फीयर है ना जो दो तरह के हो सकते हैं, या तो खोखले मतलब होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो यहां मैं होलो स्फीयर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां मैं सॉलिड स्फीयर लिख रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनना जरा ध्यान से, ये एक होलो स्फीयर है, मतलब थिन स्फीयर है एक होलो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गोल ही है, नहीं है यार, अगली बारी में इससे भी कम गोल बनेंगे मेरे को पक्का पता है। तो होलो जो स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो, क्योंकि देखो यार अपना अर्थ जो है वो भी एक स्फीयर मानते हैं हम लोग जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। देखो अभी बढ़िया गोला बना है ना, तो मान लेते हैं ये एक होलो स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, ठीक है, मास है m, ठीक है। अच्छा तो स्फीयर जो है ना, स्फीयर जो है सुन लो ध्यान से, होलो स्फीयर, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है 0, इसके सिर्फ बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, अंदर नहीं होती। जो होलो स्फीयर होते हैं उनके अंदर क्या नहीं होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती है, ठीक है। पहली चीज, बाहर कितनी होगी,
मान लो मैं सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे गया, कितना गया बेटा, स्मॉल आर दूरी पे गया, तो स्मॉल आर दूरी पे सुनो एक स्फीयर है जो होलो है, सुन लो ध्यान से, एक स्फीयर है जो होलो है, उसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे बाहर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो वही होती है जो एक पॉइंट मास के कारण आर दूरी पे होती है। मतलब अगर कोई स्फीयर आपको दिया हुआ है, उसका मास दिया हुआ है कैपिटल एम, और उस स्फीयर के सेंटर से दूरी है स्मॉल आर, रेडियस कितनी आर है, कैपिटल आर, बट सेंटर से दूरी है स्मॉल आर, सेंटर से दूरी याद रखना, सेंटर से दूरी, फिर से बोल रहा हूं, इस स्फीयर के सेंटर से दूरी है स्मॉल आर। तो आप पता क्या करो, इसके कारण इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे बाहर की तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो वही होगी जो एक पॉइंट मास के कारण, यहां पे रखते हैं ना पॉइंट मास को, उसके कारण होती। तो पॉइंट मास बना दो, इसको पॉइंट मास बनाऊंगा तो इस मास को यहां रख दूंगा, तो पॉइंट मास के कारण आर दूरी पे कितनी होती है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, तो लिख दो भाई जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और सरफेस पे यहां होती है जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि भैया पॉइंट मास की अगर यहां पे दूरी देखूं तो कैपिटल आर रहेगी, और पॉइंट मास की यहां पे दूरी देखूं तो स्मॉल आर रहेगी। तो स्फीयर जो है उसका पूरा मास को आप उसके सेंटर पे रख दो, तो उस मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वही फील्ड स्फीयर के कारण होगी, उसके सेंटर से कैपिटल आर या स्मॉल आर दूरी पे, बट बाहर हमेशा, अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी, अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी, होलो स्फीयर के अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं एक सॉलिड स्फीयर बनाता हूं बेटा, ठीक है, वही सेम, ये सॉलिड है, भरा हुआ है, इसमें मटेरियल भरा हुआ पूरा ना, कुछ डेंसिटी है अंदर इसकी, ठीक है, ऐसे भरा हुआ है पूरा, ये लोहे का स्फीयर है मान लो एक, ठीक है, यहाँ का इसका सेंटर है, ठीक है, बीच में ही बना रहा हूँ क्या मैं, दिख तो बीच में रहा है बट है नहीं, ठीक है। इसकी मैं रेडियस मान लेता हूं बेटा स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर मानते हैं रेडियस तो, ठीक है, और इसका मास है कैपिटल एम। अब सुनना जरा गुरु, ध्यान से सुनना, इस स्फीयर के बाहर स्मॉल आर दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड वही होगी जो पॉइंट मास के कारण होती है, मतलब इसका भी जितना भी मास है उस मास को एक पॉइंट मास बना लो और सेंटर पे रख दो, तो सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे सुनो कितनी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल एज दैट। अरे भाई जो होलो के कारण होती है सेंटर से आर दूरी पे बाहर, वही सॉलिड के कारण भी होती है, इवन सरफेस पे भी सेम होती है। यहां सरफेस पे कितनी होगी, जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे देखो सेंटर से दूरी कितनी, कैपिटल आर है, मास कितना एम है, तो अगर मैं इसको पॉइंट मास बना दूं तो पॉइंट मास के कारण कैपिटल आर दूरी पे कितनी होगी, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल एज दैट। अब सुनना सुनना सुनना, अंदर इसके तो बेटा कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं थी, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, होलो के अंदर नहीं होती, सॉलिड के अंदर होती है। ये रिजल्ट्स है बेटा, ये आपको याद रखने, ठीक है। और अगर आपने ये चीजें याद रख ली तो आगे सवालों में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये मतलब आपको बता रहा हूं ऑलरेडी, ठीक। तो मैंने देखा कि यार सुनना ध्यान से, अंदर सेंटर से किसी स्मॉल आर दूरी पे, क्या बेटा, अंदर सेंटर से किसी स्मॉल आर दूरी पे, देखो ये अंदर वाला पॉइंट है, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो होती जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ द स्फीयर है, स्मॉल आर क्या है, सेंटर से स्फीयर के अंदर उस पॉइंट की दूरी है जिस पॉइंट पे अपन लोग क्या निकालना चाह रहे, फील्ड निकालना चाह रहे हैं, और कैपिटल आर जो है वो रेडियस है, किसकी, अपने स्फीयर की। समझ में आई बात सभी लोगों को। अरे अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, देखो इसके तो जीरो होती है, बाहर तो दोनों के सेम है, सरफेस पे भी दोनों के सेम है, अगर मास और रेडियस सेम है दोनों की तो, लेकिन एक के अंदर नहीं होती, एक के अंदर होती है, जिसके अंदर होती है उसके अंदर जीएम आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब होती है, स्मॉल आर सेंटर से अंदर वाले पॉइंट की दूरी है, और कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है क्या, सोचो सोचो सोचो, फिर इसका एक ग्राफ बनाते हैं, पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, क्लियर। अच्छा
तो हम होलो और सॉलिड के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं। हमने होलो के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी है, सुन लो ध्यान से बेटा, ठीक है। जो होलो के कारण इंटेंसिटी पढ़ी है ना, उसको मैं इस एक्सिस पे ले लेता हूँ इंटेंसिटी को, और इस एक्सिस पे ले लेता हूँ मैं दूरी को, ठीक है। और ये है r बराबर 0, स्मॉल r बराबर 0 है। यहाँ मैंने स्मॉल r बराबर कैपिटल R ले लिया है। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो गोला है ना वो कुछ ऐसा है, मतलब गोला कुछ ऐसा है, ये गोले की रेडियस है, तो गोला कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। क्लियर है। तो मुझसे पूछा गया है कि गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर कितनी होगी इंटेंसिटी, सरफेस पे कितनी होगी और बाहर कितनी होगी। इंटेंसिटी को इस ग्राफ पे दिखाना, ठीक है। तो सुनो जरा ध्यान से भाई, मुझे पता है अंदर जो होती है, फॉर्मूला ये रहा, इनसाइड जो होती है वो 0 होती है, ई इनसाइड जो होती है वो 0 होती है, ई सरफेस पे जो होती है वो G(m/r² होती है, और जो आउट होती है फील्ड इंटेंसिटी, जो बाहर होती है ई आउट, ठीक है, वो Gm/r² होती है, ठीक है। अंदर 0 है, मतलब कि जब तक स्फीयर की रेडियस तक आप नहीं पहुंच जाओगे, मतलब कि अगर ऐसा गोला है तो जब तक आप यहां से चल रहे हो ना आप, ठीक है, आप आर पे चलते जा रहे हो, आप देख रहे हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मतलब एक्स एक्सिस पे चलोगे, वाई कैलकुलेट करोगे, तो आप इस एक्सिस पे चलते जा रहे हो, आपको पता है कि यहां तक कोई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी नहीं, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो 0 रखेंगे हम लोग, तो ग्राफ ऐसा चलेगा। जैसे जैसे ये सेंटर है बेटा स्फीयर का, ठीक है, स्फीयर के सेंटर से चलोगे, खोखला है ये होलो, तो बेटा 0 रहेगी यहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, 0 रहेगी, ठीक है। उसके बाद एकदम से बढ़ेगी कितनी, Gm/r², तो एकदम से बढ़ गई, यहाँ पे कितनी हो गई, Gm/r² होगी, तो ग्राफ एक्चुअल में यहाँ से चालू होगा, और उसके बाद r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, r को बढ़ाओगे ये घटेगा, तो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आ जाएगा ऐसा। ये जो पॉइंट है ये है Gm/R², यानी कि सबसे ज्यादा होलो स्फीयर के जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सरफेस पे होती है, ठीक है, किस पे होती है, सरफेस पे होती है। अब जरा हम सॉलिड की भी तो बात करें कि सॉलिड के कारण अगर मुझे ग्राफ बनाना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, तो कैसा बनेगा, है ना, ये r बराबर 0 है, मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर है, ये r बराबर कैपिटल R है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है, और यहां पे मैं इंटेंसिटी दिखा रहा हूं। जो फॉर्मूला होता है इनसाइड का, ई इन, वो होता है Gm/r³ और साथ में स्मॉल r, ठीक है। सरफेस का तो यही होता है, और ई एस सरफेस का जो होगा Gm/R², और बाहर तो बेटा दोनों के कारण सेम होती है, ई आउट जो होगा वो होगा Gm/r², ठीक है। सुनना जरा ध्यान से भाई, अंदर सॉलिड के अंदर अंदर यानी कि जब तक मैं सरफेस तक ना पहुंच जाऊं तब तक ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे लिखा जाएगा, जी कांस्टेंट है, मास स्फीयर का कांस्टेंट, रेडियस स्फीयर की कांस्टेंट है, बढ़ घट नहीं रही है, तो भैया आर के प्रोपोर्शनल है, बट सेंटर पे आर बराबर 0 है। आर क्या था, आर सेंटर से उस पॉइंट की दूरी है, स्फीयर के अंदर सेंटर से उस पॉइंट की दूरी है जिस पॉइंट पे अपन ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाह रहे हैं। सेंटर पे तो वो दूरी 0 हो गई, क्योंकि सेंटर पे ही अगर मैं बोल लूं तो सेंटर की सेंटर से दूरी कितनी, 0, तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 सेंटर पे। फिर जैसे जैसे आर बढ़ता है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगा, यानी कि ई प्रोपोर्शनल है आर के, तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। तो जैसे जैसे आपने दूरी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद सरफेस पे Gm/R² हो जाएगा, और जैसे आप स्फीयर के बाहर निकलोगे R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब कि जैसे जैसे R बढ़ेगा E घटेगा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R², और यहां पे E इज प्रोपोर्शनल टू R है, यहां पे भी E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R² है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना मेरे बेटे, क्लियर है ना मेरे भाई, सभी लोगों को बात समझ में आ रही होगी। तो ये पढ़ाया क्यों है, क्योंकि अभी हमें अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उनकी कैलकुलेशन करनी है, और
बिना कैलकुलेशन के फिर काम होगा नहीं। अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड हो गया या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया अर्थ के कारण, ठीक है बेटा। और वो हम अभी लोग इसी पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा छोटी सी बात है। उसके अलावा बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें इंटेंसिटी जो होती है अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे उसकी चर्चा कर लेंगे, पोटेंशियल की चर्चा कर लेंगे, और हम लोग किसकी चर्चा कर लेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। फिर हम उसके बाद एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम लोग जो स्पेसशिप वगैरह हैं उनकी मोशन का स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से बात आप लोगों को बहुत प्यार से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो तो अपन लोग कहाँ पहुंच गए बेटा, अच्छा काफी आगे निकल गए हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लिया हमने, ठीक है, पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा काम किया। क्या काम किया, सुनना जरा ध्यान से, कि मान लो, सुन लो ध्यान से पहले, है ना, एडिंग डाल लो, एक्सेलरेशन जी, अरे जी भाई जी, ठीक है, स्मॉल जी से दिखाते हैं इसे। आपने बहुत सारे सवाल करे होंगे मोशन अंडर ग्रेविटी ये सब में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज किया होगा कि नहीं किया होगा, ठीक है। अरे किया है नहीं किया है मेरे भाई, किया होगा, गारंटी इस चीज की, बिल्कुल किया होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। जैसे मान लो मैंने यहां पे कोई मास रखा हुआ है, सुनना ध्यान से, कैपिटल एम, ठीक है। इससे आर दूरी पे मैं पूछूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, पॉइंट मास है, इससे आर दूरी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है स्मॉल एम, आप पूछ रहे हो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन क्या होगा। इस मास का एक्सेलरेशन क्या होगा ड्यू टू ग्रेविटी, भाई देख लेता हूं, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये मास लगा रहा है, तो फोर्स जो लग रहा है जी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी फोर्स जो लग रहा है डिवाइडेड बाय मास। अरे भाई मेरे को अगर अपना एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं ये देखूंगा ना मेरे ऊपर कितना फोर्स लगा है डिवाइडेड बाय मेरा मास। या किसी भी बॉडी का आप एक्सेलरेशन देखना चाहते हो तो उस पर नेट फोर्स लिखोगे डिवाइड बाय मास लिखोगे उसी बॉडी का, है ना, तब उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मैंने कहा कि यार यहाँ तो फोर्स लग रहा है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम, वो आर स्क्वायर भी आएगा। अरे फोर्स जो होता है वो होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, और स्मॉल एम से डिवाइड करना है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आएगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि ये जी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यार ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी इतनी आ रही थी, ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी इतनी आ रही थी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। किसी पॉइंट मास के कारण आर दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी इतनी थी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इतना है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इतना है। बेटा देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी और ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये दोनों अलग अलग चीज हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कि किसी मास का ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कितना एक्सेलरेशन है, ये डेफिनेशन है। और अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि कोई मास अपने चारों तरफ कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, कि अगर मैं किसी और मास को लाऊं तो उसको कितना ज्यादा या कम फोर्स फील होगा। तो डेफिनेशन में तो अंतर है बट न्यूमेरिकली सेम है, तो ये पॉइंट याद रखना है। ई एंड जी आर न्यूमेरिकली सेम बट फिजिकली डिफरेंट क्वांटिटीज, लिख लो, ई एंड जी आर न्यूमेरिकली सेम बट फिजिकली डिफरेंट क्वांटिटी, मतलब फिजिकल मीनिंग दोनों का अलग अलग है, फिजिक्स में मीनिंग दोनों का अलग अलग है, बट न्यूमेरिकल क्वांटिटीज दोनों सेम आती हैं, ठीक है। मतलब अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, सुन लेना ध्यान से, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इन दोनों को न्यूमेरिकली मैं कहीं कहीं चेंज करके रखता चलूंगा। अंतर तो आपको बता ही दिया, दोनों में डेफिनेशन लिखवा दी, डेरिवेशन करके दिखा दिया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेना भैया कि जी एम की जो वैल्यू है ना वो आप जी आर स्क्वायर लिख सकते हो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अरे इस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है। तो जीएम की वैल्यू स्मॉल जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आती है ना, मीनिंग सबके पता ही है, एम क्या है, आर क्या है, जी क्या है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ठीक है, तो भैया अलग अलग जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होता है यार, अलग अलग जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होता है यार। मतलब अभी तक हम जी को कांस्टेंट मानते आ रहे थे ना काइनेमैटिक्स में, जी कांस्टेंट नहीं होता, चेंज होता है। और यही कारण है कि अलग अलग जगह पे हमारा वेट अलग अलग होता है, क्योंकि हमारा वेट क्या होता है बेटा, m इंटू जी, मेरा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस प्लानेट का है ना, या उस पर्टिकुलर जगह का। अब अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू अलग, पोल पे जी की वैल्यू अलग, इक्वेटर पे जी की वैल्यू अलग, और ऊपर जाऊं तो अलग, और धरती के नीचे जाऊं तो अलग, जी की वैल्यू वेरी करती है भाई, है ना। तो अब हम यही लिखेंगे भाई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हेडिंग डालो ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग निकालने वाले हैं। अर्थ के बारे में आपको पता ही है, कुछ अजम्पशंस हमें लेने पड़ेंगे, ऑल्दो अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फीयर, बट हम अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर कंसीडर करेंगे। हमारा पहला अजम्पशन रहेगा ये कि अर्थ को हम एक परफेक्ट स्फीयर कंसीडर करेंगे। दूसरा अजम्पशन क्या रहेगा हमारा, दूसरा अजम्पशन ये रहेगा हमारा कि जो अर्थ है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। मतलब हर, वैसे तो अर्थ में आपको पता है कोर है और क्रस्ट है और बहुत सारा मोल्टन मेटल है ना, तो डेंसिटी चेंज होती है अर्थ की, ऊपर मिट्टी है, फिर नीचे पत्थर है, फिर बहुत सारी चीजें हैं, बट हम अर्थ की डेंसिटी को हमेशा कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो इसको करने से पहले वी आर टेकिंग सम अजम्पशंस, तो वो अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस ये है, पहला अजम्पशन हम ये मान रहे हैं, पहला अजम्पशन क्या मान रहे हैं, पहला अजम्पशन हम ये मान रहे हैं कि अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर, है ना, परफेक्ट स्फीयर, सॉलिड है या होलो है, सॉलिड है भाई, खाली थोड़ी अर्थ नीचे से भरी हुई है। दूसरा जो अजम्पशन है बेटा वो हम लोग ये मानेंगे कि डेंसिटी ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म, मतलब कि कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है डेंसिटी किसकी, अर्थ की डेंसिटी, ठीक है। तो दो चीजें हैं, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई गई हैं कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर है, उसे वो सॉलिड है, मतलब नीचे से खाली नहीं अंदर से, ठीक है, अर्थ को स्फीयर मानेंगे, और डेंसिटी जो है अर्थ की वो यूनिफॉर्म है। अब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की गणना करने वाले, कैलकुलेशन करने वाले हैं। ये अर्थ है बेटा अपनी प्यारी सी, बढ़िया गोला बन गया यार आज तो, आज गोले बढ़िया बन रहे हैं, क्या बात है ना। ये सेंटर मान लिया मैंने अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है आर ई, और मास ऑफ अर्थ जो है वो है एम ई, ठीक है। क्या है बेटा, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, और आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। हमें बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या बताना है हमें, जी एट सरफेस, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी बोलते हैं हम, तो जी एट सरफेस बताना है हमें, अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पे अगर मुझे क्या बताना बेटा, अर्थ की सरफेस पे मुझे जी बताना, जी 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 जी, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है ना, और हमें पता है जी जो होता है वो तो ई के बराबर होता है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता है आपको, अरे फॉर्मूला पता है क्या आपको, अगर मैं किसी स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर है, उसकी सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखना चाहता हूं, तो आप कहोगे सर लिख दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जी एम अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यही तो था भाई।
अरे सरफेस पे अगर मैं लिखूं जीएम अपॉन आर स्क्वायर था, रेडियस का स्क्वायर, और बाहर जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर था, सेंटर से दूरी पॉइंट की, है ना। क्लियर है यहां तक? ये तो पता है ना यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो सरफेस पे क्या आ रहा है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, वेरी क्लोज टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे कैलकुलेशन के लिए आप 10 लेते थे, याद कर लो। सरफेस पे जो जी आएगा, ठीक है, यहां इस पॉइंट पे, ठीक है, अरे भाई इसका मास एम ई है, तो इसका सारा मास आप लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, उस पॉइंट को सेंटर पे रखो, तो सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, रेडियस के बराबर, आर ई के बराबर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट मास रख दिया एम ई, पूरा मास कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया एम ई, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ही आएगा। अभी तो सिखाया। तो सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है ना, और वो होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है, सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, अब जी एट अ हाइट h above the surface, g at height h, स्मॉल h, हाइट ऊपर जाऊं, above the surface, सरफेस से, सुन लो बेटा ध्यान से, अगर मैं स्मॉल h हाइट ऊपर जाऊं, किससे, सरफेस से, तो g कितना होगा, ठीक है, मतलब ये कि ये अर्थ है, ठीक है, ये सेंटर है अर्थ का, ये दूरी है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर 6400 किलोमीटर है जो कि, और इससे मैं h हाइट ऊपर चला गया हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे g की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। ये h कहां से है, सरफेस से, सरफेस से नापा है मैंने h, यहां से सरफेस, ठीक है, सरफेस तक तो, सेंटर से सरफेस तक तो रेडियस है, सरफेस से h हाइट ऊपर g कितना होगा, मास अर्थ का m e है, ठीक है। अब याद करो किसी सॉलिड स्फीयर के कारण, याद करो किसी सॉलिड स्फीयर के कारण बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती थी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों न्यूमेरिकली सेम है, मतलब फॉर्मूला दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो हमने कहा सर बात तो सही कह रहे हो, तो जी जो आएगा यहाँ पे, जी एच लिख रहा हूं मैं किसी एच हाइट पे, कहां से एच हाइट है, सरफेस से एच हाइट ऊपर है, जो उसका फॉर्मूला आएगा, याद करो यार, सॉलिड स्फीयर के, सॉलिड स्फीयर से बाहर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता था वो होता था जी मास ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन सेंटर से उस पॉइंट की दूरी आर मानते थे हम लोग, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी का स्क्वायर, है ना, याद करो। तो सेंटर से इस पॉइंट की, बाहर वाले पॉइंट की दूरी कितनी है, आर ई प्लस एच, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया जी, बहुत बढ़िया। अब यार हम एक काम करते हैं जी, ये तो मतलब ये फॉर्मूला तो है ही, ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू है, ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू है, जी एच लिखा मैंने, जी एम ई एज इट इज लिखा, डिवाइड किया इसको, यहां से आर ई बाहर निकाल लो, आर ई बाहर निकालोगे तो स्क्वायर बाहर आएगा आर ई का, तो नीचे आ जाएगा आर ई स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है ना। अच्छा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, अगर आपने पिछली स्लाइड में ध्यान दिया हो, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ये होता है सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये हो गया सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे मैं जी बोल सकता हूं, मतलब ये पूरी क्वांटिटी स्मॉल जी के बराबर है, सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो मैंने लिखा जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात, यहां तक की बात क्लियर बेटा। ये फॉर्मूला है जो आप किसी भी एच हाइट पे यूज कर सकते हो, क्या है बेटा, ये फॉर्मूला है जो आप किसी भी स्मॉल एच हाइट पे यूज कर सकते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने का। ऑब्वियस सी बात है, जी है सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जी में किसी चीज का भाग लग रहा है जो कि 1 से बड़ी है, अगर ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो आने वाली क्वांटिटी जी से छोटी आएगी, है ना, जी से छोटी आएगी, मतलब एच हाइट पे जाने पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, सरफेस पे जो होता है वो ज्यादा होगा किसी एच हाइट की तुलना में, सिंपल है एकदम। ये देखो जी इसमें भाग लग रहा है, तो ये पूरी क्वांटिटी जो भी आएगी वो जी एच के बराबर होगी और वो जी से छोटी होगी, तो स्मॉल जी यानी कि सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है,
हाइट पे जाते हैं, एच हाइट पे, वो घटता चला जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ यहाँ पे। इस पे बहुत सवाल बनते हैं भाई, और होपफुली आपके 11वीं में शायद यही सवाल पूछा जाए। ठीक है, अच्छा, अब ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, हमेशा किसी भी एच हाइट पे पूछे आप ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अच्छा ठीक है, कुछ हमारे पास सवाल भी हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। छोटी सी बात क्या है, सुनना ध्यान से। अगर ये h बहुत बड़ा ना हो तो, अगर ये हाइट रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, अगर ये हाइट ऐसे होगी 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, है ना, तो अगर ये हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब मैं बहुत ज्यादा ऊपर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, तो यहां पे मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो बिल्कुल करते हैं बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करते हैं। जी एच का फॉर्मूला है अपने पास में स्मॉल जी अपॉन 1 प्लस स्मॉल एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, अब मतलब ये 6400 किलोमीटर और मेरी हाइट जो है मैं 5 मीटर पे चेक कर रहा हूं। अगर ये बहुत छोटा है, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो बेटा जी एच जो होगा वो हो जाएगा जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। ये ऊपर गया तो पावर -2 हो गई। अब देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपने देखा होगा 1 प्लस एक्स की पावर n, और ये जो x है वो 1 से बहुत छोटा है। मैंने पहले ही बोल दिया कि h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, तो ये पूरी क्वांटिटी बहुत छोटी आएगी। h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई तो 0.00 समथिंग आएगी, और 0.00 समथिंग 1 से छोटा ही होता है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूं मैं, है ना, आगे वाली टर्म को इग्नोर करते हुए। तो जी एच को लिख सकता हूं मैं जी 1, इस पावर को आगे ले आओ, -2h अपॉन आर ई। ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान बना देगा आपकी, बट ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू है, कब ट्रू है, जब h बहुत छोटा हो। ये चीज याद रख लेना बेटा, कब ट्रू है ये फॉर्मूला, जब h बहुत छोटा हो। जो पहले फॉर्मूला लिखवाया था ये वाला फॉर्मूला हमेशा ट्रू है, ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू। ये कब ट्रू है, जब h बहुत छोटा हो। ठीक है, तो देखना कैलकुलेशंस जब आप करो सवालों की तो सोच समझ के करना, थोड़ी ध्यान रखना। ठीक है ना, क्लियर। चलो तो बेटा अब यहां तक की बात अपन लोगों को पता चल गई है। एक काम और कर लेते हैं अपन लोग ना, एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, जी की वैल्यू अंदर और निकाल लेते हैं। कहां और निकाल लेते हैं, इनसाइड और निकाल लेते हैं, मतलब डेप्थ पे। ठीक है, तो जी एट डेप्थ डी, मतलब अर्थ के एच ऊंचाई पे निकाल ली, सरफेस पे निकाल ली, डेप्थ पे भी निकाल लेते हैं यार, क्या कोई बड़ी बात थोड़ी ना। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। मान लो ये अर्थ है, सीधा फॉर्मूला बेचारा, मतलब शरीफ फॉर्मूला बहुत। ये अर्थ है ना, ये सेंटर है, तो सरफेस से एच हाइट पे चला गया, सरफेस से डी डेप्थ पे आना है। मैं ए यहां आ गया, ये डी डेप्थ है, यहां पे मेरे को देखना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा। अब मुझे ये तो पता है, क्या पता है मुझे, कि ये टोटल जो दूरी है ना यहां से यहां तक की, है ना, ये व्हाइट लाइन जो है ये वाली, ये है आर ई के बराबर, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। मास तो आपको पता ही है यार, इतनी खाना पूर्ति थोड़ी ना करूंगा। अच्छा, अब अगर मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे को डायरेक्ट आर ई में से माइनस कर देना डी को, तो मैं लिख दूंगा आर ई माइनस डी। ठीक है, अरे सेंटर से अगर मैं देख, सरफेस से डी नीचे, जी एट डेप्थ डी बोल रहा हूं, मतलब सरफेस से एच हाइट थी ना, तो सरफेस से डी जाना है मेरे को नीचे। याद रखना, ये हाइट और डेप्थ जो है वो सरफेस से ले रहा हूं मैं, या तो मैं सरफेस पे निकाल रहा हूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या मैं सरफेस से एच हाइट पे निकाल रहा हूं, या मैं सरफेस से डी डेप्थ पे निकाल रहा हूं। सरफेस से ही ले रहा हूं, सारी दूरियां सरफेस से ली जा रही है, याद रखें। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। ये दूरी आ रही है, ये दूरी डी है, तो ये सेंटर से दूरी आर ई माइनस डी है। अच्छा, किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, आप लोगों को शायद याद ना हो, जी डी लिख रहा हूं मैं इसे। किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से आर दूरी पे, अरे याद करो ना, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे कितनी होती थी, जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। दिखा दूंगा अभी स्लाइड में।
कोई सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती थी, जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ग्राफ बनाया था ना, सेंटर से अंदर से जो सरफेस है वहां तक बढ़ती है, तो इसको मैं लिखूंगा जी एम आर। आर क्या होता है, सेंटर से, इसको स्मॉल आर मान लूंगा, सेंटर से पॉइंट की दूरी जहां पे फाइंड करना चाह रहे हो आप, तो मैं सेंटर से इस दूरी पे फाइंड करना चाह रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। देखो डेप्थ जो है वो सरफेस से ली गई है, लेकिन सॉलिड स्फीयर के अंदर जब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखूंगा तो मुझे तो सेंटर से दूरी लेनी पड़ेगी ना, सारी दूरी हम सेंटर से लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लिखने के लिए, तो वो हो जाएगी जी एम, सेंटर से कितनी दूरी है पॉइंट की, आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। तो जी डी बराबर आ गया जी एम ई, आर ई कॉमन ले लो, आर ई बाहर आया, ये बच गया 1 माइनस डी अपॉन आर ई, और साथ में आ रहा आर ई क्यूब। एक आर ई से एक आर ई कैंसल आउट, जी डी आ गया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ठीक है, तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर होता है स्मॉल जी, सरफेस पे, अरे यही तो होता है यार, यही तो बताया बार बार। तो डेप्थ डी पे सरफेस से नीचे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो भी कम होगा सरफेस से। ठीक है, क्लियर है बेटा? देखो दोनों ही केस में सरफेस से कम आ रहा है। जी क्या, स्मॉल जी सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यहां हाइट एच पे जाता हूं तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो आता है जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। अगर सरफेस से नीचे जाता हूं डी डेप्थ पे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो चाहे मैं डी डेप्थ अंदर जाऊं, चाहे मैं एच हाइट ऊपर जाऊं सरफेस से, हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन घटता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी घटती है सिर्फ सरफेस पे मैक्सिमम। ठीक है, तो बेटा ये अपना एक लेक्चर था जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। होपफुली ये एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताए बेटा, है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लाइव वगैरह आके आपके उन कॉन्सेप्ट्स को दूर कर दे किसी एक पर्टिकुलर लेक्चर में। बट अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो स्टिल मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा लेक्चर आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना लेक्चर को। थैंक यू सो मच।